हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट जो है टॉपिक वो करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज़। ये सेल ऑफ गुड एक्ट्स कर रहे हैं हम बेटा। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 उसका सेकंड चैप्टर है कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या है बेटा। कहता कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पार्टी जो है जब दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कुछ स्टेटमेंट्स देती है उस टाइम पे, ताकि सामने वाली पार्टी को इंड्यूस किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। मान लो एक दुकानदार है, वो कस्टमर से ऐसे डीलिंग करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, उससे कुछ खरीद सके। सच स्टेटमेंट्स व्हेन मेड बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज रिप्रेजेंटेशंस। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो उनको हम रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं। तो जी रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं, अगर वो वैसे ही रिप्रेजेंट करता रहे, मेयर एक्सप्रेशन देता रहे, ओपिनियन हो अपना उसके बारे में, तो उसको हम पफ बोलते हैं। कहने का मतलब वैसे ही इधर उधर की बातें उस बारे में कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। सच रिप्रेजेंटेशन मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी। इट डिपेंड अपॉन द उनकी इंटेंशन क्या थी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो वेयर इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अगर ये, तो उसके कारण पर जो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं हुआ उन रिप्रेजेंटेशन के कारण, तो उसका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ इट फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के कारण कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है सामने वाली पार्टी ने उस पर रिलाई करके, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशन बोलते हैं अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट, एंड मे बी आइदर ट्रीटेड एज ए कंडीशन और अ वारंटी। मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए सामने वाली पार्टी को इंड्यूस करने के लिए की है और उस पर यकीन करके सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है, तो उनको हम रिप्रेजेंटेशंस क्या बन जाएंगी, स्टिपुलेशंस। अब जो स्टिपुलेशंस हैं बेटा वो क्या होती है, डेफिनेशन दी है कंडीशन एंड वारंटीज़ में। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter there or may be a condition or a warranty। जो स्टिपुलेशन है आगे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टिपुलेशन है जा तो वो कंडीशन होगी या वारंटी, मतलब उस गुड्स के बारे में जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके प्रति जो रिप्रेजेंटेशन की गई हैं उनको हम स्टिपुलेशन बोलते हैं, जो कि कंडीशन या वारंटी हो सकती हैं। ऑल द स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितनी भी स्टिपुलेशंस की गई हैं वो सारी की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती। सम ऑफ देम आर एसेंशियल होती हैं, मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन, जिनके ऊपर सारा कॉन्ट्रैक्ट है जो बेस होता है। एंड सम आर कोलेट्रल, मेन पर्पस से सहायक होती हैं, उनकी मेन पर्पस नहीं होता उनका, पर लेकिन सहायक होती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वारंटीज़ बोलते हैं। तो स्टिपुलेशन जो रिप्रेजेंटेशन सेल को इंड्यूस करने के लिए की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में और सामने वाली पार्टी रिलाई करके करती है, तो हमको उसको स्टिपुलेशन बोलते हैं। स्टिपुलेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं बेटा, एक होती हैं कंडीशंस और एक वारंटीज़। कंडीशंस वो होती हैं जो असेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती हैं, मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं। जो बात उसने कही है और वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो वो कंडीशन बनेगी। अगर वो उससे मिली जुली है, उसमें हेल्प किया उसने, लेकिन मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वारंटीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास कंडीशंस जो है वो 12 अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 के अंडर कंडीशंस को डिफाइन किया है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से असेंशियल है। पता कैसे चलेगा, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडेटेड। जो जिसके तोड़ने से, जिस स्टिपुलेशन के ख़त्म होने से, ना पूरी होने से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ा जा सकता है, सामने की पार्टी के पास राइट आ जाता है उसको तोड़ने का। अगर वो स्टिपुलेशन पूरी ना हो तो उस स्टिपुलेशन को हम कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो दो चीज़ें इसमें दी हैं, दो टाइप्स की हो सकती हैं कंडीशन में जो उसने किया है। स्टेटमेंट इन प्रेज ऑफ द गुड्स, अगर कुछ भी कहा गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती। दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन मेयरली इन प्रेज ऑफ द गुड्स, इसकी कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होती। लेकिन स्टेटमेंट्स विच फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर कॉल्ड स्टिपुलेशंस, एंड इनकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं।
तो एक स्टिपुलेशन को कंडीशन बनने के लिए क्या क्या असेंशियल चीज़ें चाहिए उसमें, इट इज़ असेंशियल हो मेन पर्पस के लिए ज़रूरी चीज़ हो, द नॉन फिलमेंट ऑफ कंडीशन जो है, जो इस इरिपेरेबल डैमेज सामने वाली पार्टी को होगा अगर ये फुलफिल नहीं की जाती ये पर्टिकुलर कंडीशन, एंड थर्ड द ब्रीच ऑफ ए कंडीशन गिव्स ए राइट टू द एग्रीड पार्टी टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कंडीशन तोड़ने के बाद सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का जो है वो राइट मिल जाता है और वो साथ में रिकवर भी कर सकता है डैमेजेस भी, तो वो कंडीशन होएगी पक्का। सेकंड आपके पास दी है बेटा वारंटीज 12 सबसेक्शन 3 के अंडर, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सहायक होती है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस, उसके लिए सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है सामने वाली पार्टी, बट नॉट हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसके ना पूरा होने से जो स्टिपुलेशन उसने कही थी, तो उसको हम बोलेंगे वारंटी। क्या असेंशियल्स होनी चाहिए एक स्टिपुलेशन को वारंटी बनने के लिए, एक तो ये कोलेटरल हो मेन पर्पस के साथ सहायक हो, ब्रीच ऑफ वारंटी कॉजेज डैमेज टू द पार्टी एंड डज नॉट डिफीट इन द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ उसको डैमेज करती है सामने पार्टी को, एंड द एग्री पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी बट कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती सामने वाली पार्टी। सपोज देखो एक एग्जांपल दिया है, सेम दोनों केसेस में सिचुएशन है, एक में वो कंडीशन बनेगी एक में वारंटी बनेगी। ए एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज कार टू बी, जब ए अपनी कार बी को सेल करता है तो वो कहता है कि इसकी स्पीड जो है 150 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, तो अपनी प्रेज में वो ये कहता है। तो जो बी है वो परचेज़ कर लेता है कार को और थोड़ी देर चलाता है और देखता है कि वो हार्डली 100 किलोमीटर पर आवर ही चल पाती है, तो वो कहेगा कि ये ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसने जो की थी, तो ब्रीच ऑफ जो है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए। तो ये कंडीशन नहीं थी, ये वारंटी थी, क्योंकि उसने कहा था यहाँ तक जा सकती है, ये मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। ठीक है, तो इसको वारंटी माना जाएगा। और सेम ही सिचुएशन हम ले लेते हैं, जो बी है वो ए को कहता है कि मैंने वो कार खरीदनी है जिसकी स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आवर तक हो, तो फिर ए है जो वो अपनी कार उसको बी को बेच देता है फिर भी, और उसकी कार है जो 150 किलोमीटर पर आवर नहीं चल पाती, उसकी जो एवरेज है नहीं दे पाती, तो बी कैन रिपेडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है क्योंकि कार है जो ए को रिटर्न करेगा और अपनी प्राइस है जो ले सकता है और डैमेजेस भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे कंडीशन थी ये, क्योंकि उसने पहली शर्त ही ये रखी थी कि जो कार है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती हो, मैं वो कार खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो जो रिप्रेजेंटेशन या कोई स्टिपुलेशन हुई है वो क्या थी, मेन पर्पस से जुड़ी हुई थी, मेन असेंशियल थी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे कंडीशन तोड़ी गई है। तो इस तरह से कंडीशन और वारंटी है जो दैट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है जी, तो इसमें देखिए वेदर अ स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशन और ए वारंटी डिपेंड इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है कि एक चीज़ है जो वो कंडीशन बनेगी या वारंटी बनेगी। ठीक है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, द स्टिपुलेशन टाइम से रिलेटेड दो तरह की हो सकती है, एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट के प्रति और ऑन द स्टिपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी ऑफ द गुड्स से रिलेटेड। ठीक है जी, अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अगर वो इंटेंशनली क्रिएट करते हैं कि अगर जो पेमेंट है टाइम पे नहीं हुई तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में असेंशियल फीचर बन सकती है। अदरवाइज टाइम से रिलेटेड जो स्टिपुलेशन है उनको द लॉ रिगार्ड सच स्टिपुलेशन एज मेयर वारंटीज एंड नॉट एज कंडीशंस, जो टाइम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, पार्टी अपनी इंटेंशन है, जो इंटेंशन है वो शो कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर टाइम पे ये चीज़ नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा, तो ये मेन कंडीशन है, तो उस केस में वो ब्रीच कर सकता है, तब कंडीशन मानी जाएगी। अदरवाइज टाइम जो है ऑफ द पेमेंट जो है वो असेंशियल नहीं माना जाता, उसको कंडीशन नहीं वारंटी माना जाता है। और दूसरा है द पार्टीज में प्रोवाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द टाइम ऑफ पेमेंट शैल बी रिगार्डेड एज कंडीशन एंड द बायर फेलियर टू पे एंड इन द टाइम विल बी लायबल टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो द टाइम इज कंसिडर्ड टू बी द असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर कब माना जाएगा सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द पार्टीज हैव एक्सप्रेसली, उन्होंने लिखा था कि ये टाइम है जो वो कंडीशन है। दूसरा, वेयर द डिले है जो उससे इंजरी हुई है सामने वाली पार्टी को। थर्ड, वेयर द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, कि ये कंडीशन ही थी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस केसेस में जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो वारंटी होएगी टाइम के केस में। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ए कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस है मेन, तो कंडीशन एंड वारंटी में सबसे पहली तो बात है बेटा कि जो हम आपकी कंडीशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट से असेंशियल होती है, मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो आपकी वारंटी होती है इट इज़ स्टिपुलेशन विच इज़ कोलेट्रल, सहायक होती है, मेन पर्पस के प्रति मेन नहीं होती, असेंशियल नहीं होती। सेकेंड है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। जब आप कंडीशन ब्रीच करते हो तो एग्री पार्टीज के पास राइट है वो रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तोड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, एंड डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ उसने अगर वारंटी थी तो ब्रीच ऑफ वारंटी के कारण सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कैन नॉट रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। थर्ड है ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ए पीरियड ब्रीच ऑफ कंडीशन है जो उसको वारंटी भी ट्रीट किया जा सकता है, जो एग्री पार्टी है अगर चाहे तो, लेकिन जो वारंटी है उसको कभी भी ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली तीन जो डिफरेंसेस हैं वो कंडीशन एंड वारंटी में आपको दे रखे हैं। इसके बाद है हमने कहा कि जो कंडीशन है उसको वारंटी माना जा सकता है, कब कब कंडीशन को वारंटी माना जा सकता है उसका टॉपिक दिया है, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। फर्स्ट है वॉलंटरली वेवर बाय बायर, जब बायर खुद छोड़ दे और कहे कि मैं इसको वारंटी मान रहा हूँ एज कंपेयर टू कंडीशन, तो उसको माना जाएगा कि वो कंडीशन की जगह वारंटी है। जो बायर है या फिर जो एग्री पार्टी है वो अपना राइट छोड़ दे और इंस्टेड ही इलेक्ट करे टू वेव द कंडीशन एंड टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी एंड टू मुझे डैमेजेस ही पे कर दे, तो उसको वॉलंटरली वेवर बाय द बायर माना जाएगा और कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जाएगा। सेकेंड है ट्रीटिंग द कंडीशन एज वारंटी। द बायर में इलेक्ट टू ट्रीट ए ब्रीच ऑफ ए कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, उसकी मर्जी है वो ट्रीट करना चाहे कंडीशन कर ले, चाहे तो वारंटी कर ले। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ नॉट सेपरेबल, जहाँ गुड्स हैं जो वो सेपरेबल नहीं है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, और ही हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, और उसका कुछ पार्ट जब पहले डिलीवर किया गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तब ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन जो है वो ट्रीट की जाएगी एज ए वारंटी, क्योंकि उसने कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है और गुड्स जो चीज़ है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अपने आप ही कंडीशन जो है वो वारंटी में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर उनको सेपरेट किया जा सकता था, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड इवन दो द बायर हैज़ एक्सेप्टेड ए पार्ट ऑफ द गुड्स ही कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। अगर गुड्स को सेपरेबल किया जा सकता है और उसका कुछ पार्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो बाकी को रिजेक्ट भी कर सकता है, उस केस में कंडीशन जो है वो वारंटी में कन्वर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो जो कंडीशंस एंड वारंटीज़ हैं वो एक्सप्रेस वर्ड्स में एदर स्पोकन और रिटन, उनको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज़ बोला है, तो लिख के या बोल के तय की गई हूँ उनको बोलते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज़ इन एक्सप्रेस। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज़ क्या हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ वो हैं वेयर द कंडीशंस एंड वारंटीज़ आर एप्लीकेबल इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण जो आई हैं, जो इम्प्लाइड ही हैं कि यही कंडीशंस हैं, ये कंडीशन ही है या ये वारंटी ही है, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड। जो लॉ के द्वारा लागू की गई हैं उसको पहले से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे ऑटोमेटिकली कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। एक्सप्रेस होगी जो आपने तय की हैं उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पे, इम्प्लाइड होगी जो अपने आप लागू हो जाएंगी क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग उन्हीं को माना जाता है। तो फर्स्ट हम आते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस के लिए। तो फर्स्ट आपके पास है कंडीशन एज टू टाइटल।
तो पहली जो इम्प्लाइड कंडीशन है लॉ की तरफ से ये है कि सब्जेक्ट टू कंटेरी इंटेंशन देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, कि जो सेलर है उसके पास राइट है उन गुड्स को सेल करने का या एग्रीमेंट टू सेल करने का। ठीक है, विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ टू पास। जब उसने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो उस टाइम पे उस बंदे के पास राइट है उन गुड्स को ट्रांसफ़र करने का, उसका कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो ये है कंडीशन एज टू टाइटल। ए पर्सन मे नॉट हैव द राइट टू सेल इन द टू सर्कमस्टांसेस। दो केस हो सकते हैं जब उसके पास राइट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट, ही मे नॉट बी द ऑनर ऑफ, अगर वो मालिक ही नहीं है उन गुड्स का। दूसरा, ही मे बी द ऑनर येट ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो मालिक है फिर भी उसके पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसके पास राइट टू सेल नहीं है। तो उन दोनों केसेस में माना जाएगा कि ये इम्प्लाइड है जो कंडीशन थी। इसके लिए बेटा एक बहुत रॉलैंड एंड डिवल का केस है हाईलाइट हुआ ए बाउट ए मोटर कार फ्रॉम बी। ए ने बी से मोटर कार खरीदी एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम ही वॉज कंपेल्ड टू रिटर्न इट टू द ट्रू ओनर। ठीक है, उसको कहा जाता है कि इसको ट्रू ओनर को दिया जाए। इट अपीयरिंग दैट बी हैज़ ऑब्टेन द कार, उसने कैसे ली थी, थेफ्ट के थ्रू ली थी। ए ने खरीदी है बी से कार, बी ने वो चोरी से ली थी। बी कंपेल कर रहा है कि ट्रू ओनर को ये कार है जो वापस की जाए। इट वॉज हेल्ड दैट बी हैड ब्रोकन द कंडीशन एज टू द टाइटल, टाइटल ही उसका नहीं था क्योंकि कार उसकी नहीं थी, ही इज़ नॉट द ओनर, तो वो उसको सेल नहीं कर सकता था। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट की परचेज मनी जो है वो ए उससे रिकवर कर सकता है। तो दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो ये थी इम्प्लाइड कंडीशन टू द टाइटल। सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जब भी गुड्स होती हैं बेटा उनको डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल किया जाता है, डिस्क्राइब करके कुछ, तो उस केस में भी इम्प्लाइड कंडीशन होती है। वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। तो माना जाएगा कि जो डिफाइन किया गया है गुड्स उनसे मिलती हुई होनी चाहिए। द रूल इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम। इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट अब्लाइज ए पार्टी टू टेक बीन्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट जब मटरों का किया है, पीस का किया है, तो आप उसके बदले में फलियां हैं जो उसको नहीं दे सकते। दैट इज़ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप किसी चीज़ के बारे में बता और रहे हो और उसको सेल कुछ और कर रहे हो तो वो इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी और उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकती है, सामने वाली पार्टी रेपुडिएट कर सकती है। अब सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इंक्लूड किया है, द बायर हैज़ नेवर सीन द गुड्स। अब डिस्क्रिप्शन के का जो इम्प्लाइड कंडीशन है कब लागू होगी, एक तो बायर ने कभी वो गुड्स हैं जो दिखी नहीं थी उस केस में। दूसरा, द बायर हैज़ सीन द गुड्स इट मे बी सेल बाय डिस्क्रिप्शन इफ़ ही रिलाइज नॉट ऑन व्हाट ही हैज़ सीन। चाहे उसने गुड्स देखी थी पर उसने गुड्स पर यकीन नहीं किया, उस बंदे की डिस्क्रिप्शन पे जो उसने डिस्क्राइब किया है उन गुड्स के बारे में उस पर यकीन करके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। थर्ड, पैकिंग ऑफ गुड्स हैं जो वो भी किया होंगी पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ही है। तो जो बाहर पैकिंग से दिख रहा है बंदा सोचेगा कि उसके अंदर भी वो ही चीज़ होगी, तो उनको भी माना जाएगा कि डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल किया गया है। तो दिस इज़ इम्प्लाइड कंडीशन रिलेटेड टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। थर्ड है सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। एक बंदे ने सेल है जो उसका सैंपल भी दिखाया था और साथ में उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था। तो ये नहीं है कि अगर सैंपल दिखाया था तो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करनी चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन दिया तो सैंपल से मैच नहीं करनी चाहिए, दोनों से मैच करनी चाहिए। तो ये कह सकता है देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल कॉरस्पॉन्डिंग बोथ विल द सैंपल एज वेल एज विद द डिस्क्रिप्शन। सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से उसकी गुड्स है जो मैच करनी चाहिए। अगर नहीं मैच करती हैं तो सामने वाली पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है और जो है प्राइज मनी वापस मांग सकती है एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। तो ये थी बेटा कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस। बाकी जो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।